हेलो स्टूडेंट, इला क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं सारिका वर्मा आज प्रेजेंट कर रही हूँ आपके सामने रासायनिक अभिक्रियाएं एवं रासायनिक समीकरण। इसमें सबसे पहले हम जानेंगे रासायनिक अभिक्रिया के बारे में कि रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं या रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। तो रासायनिक अभिक्रिया जो है इसमें क्या होता है कि परिभाषा के रूप में हम कह सकते हैं कि जब दो या दो से अधिक पदार्थों को मिलाकर एक या एक से अधिक नए गुणधर्म वाले पदार्थों का निर्माण होता है तो उसी को हम क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। लिख लेंगे हम इसमें कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर, जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक या एक से अधिक नए गुणधर्म वाले पदार्थ का निर्माण करते हैं तो उसे क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक या एक से अधिक नए गुणधर्म वाले पदार्थ का निर्माण करते हैं तो उसे हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये कार्बन है और ऑक्सीजन, ये दो पदार्थ हैं, दो पदार्थ मिलकर के एक नए पदार्थ का निर्माण कर रहे हैं जिसे हम कह रहे हैं CO2, ठीक है। जैसे हाइड्रोजन है, ये ऑक्सीजन के साथ में मिल करके किसका निर्माण कर रहा है, H2O, यानी कि जिसे हम कहते हैं वाटर या जल, ठीक है। ये है रासायनिक अभिक्रिया। परिभाषा है जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक या एक से अधिक नए गुणधर्म वाले पदार्थ का निर्माण करते हैं तो उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया जो है, रासायनिक अभिक्रियाओं में दो चीजें पाई जाती हैं, यानी कि रासायनिक अभिक्रिया में दो चीजें होते हैं। कौन कौन चीजें होती हैं, एक तो होता है अभिकारक जिसे हम कहते हैं रिएक्टेंट, यानी कि अभिकारक। तो अभिकारक क्या होते हैं, जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, अभिकारक कहते हैं। यानी कि हम लिख लेंगे ऐसे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया, ऐसे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, ऐसे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, अभिकारक कहते हैं, यानी कि रिएक्टेंट। और ये जो अभिकारक होते हैं, अभिकारक को हमेशा किस तरफ लिखा जाता है, बाएं तरफ लिखा जाता है, ठीक है ना। बाएं तरफ लिखा जाता है, अभिकारक को किस तरफ लिखा जाता है, बाएं तरफ, ठीक है। और दूसरा होता है उत्पाद जिसे हम कहते हैं प्रोडक्ट, इसे हम क्या कहते हैं, प्रोडक्ट। तो अभिकारक कौन है, जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, अभिकारक कहते हैं, यानी कि रिएक्टेंट कहते हैं। और उत्पाद क्या होगा, ऐसे पदार्थ जिनका निर्माण होता है, ठीक है ना। ऐसे पदार्थ जिनका निर्माण अभिकारकों से मिलकर होता है, ठीक है। जिनका निर्माण होता है, इस तरह से हम कह सकते हैं कि प्रोडक्ट क्या होते हैं, ऐसे पदार्थ जिनका निर्माण होता है उन्हें हम कहते हैं प्रोडक्ट, या इस तरीके से भी कह सकते हैं ऐसा पदार्थ या ऐसे पदार्थ जिनका निर्माण अभिकारकों से मिलकर के
होता है। ठीक है, वो क्या कहलाते हैं, उत्पाद कहलाते हैं, यानी कि प्रोडक्ट कहलाते हैं। जैसे एक जो है रिएक्शन हम यहाँ पे लेते हैं Mg प्लस O2, 2Mg प्लस O2, यहाँ पे क्या बनेगा 2MgO। मैग्नीशियम रिबन यानी कि मैग्नीशियम का जो है जब ऑक्सीजन के साथ में दहन होता है तो यहाँ पे क्या बनेगा MgO यानी कि मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, मैग्नीशियम जो है ऑक्सीजन से मिलकर के मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। यहाँ पे ये आप देख रहे हैं ये एरो है, एरो के बाईं तरफ जो है इसे हम कहते हैं अभिकारक। इसे हम क्या कहेंगे, अभिकारक यानी कि रिएक्टेंट। ठीक है, और इसके दाईं तरफ जो है इसे हम कहेंगे प्रोडक्ट यानी कि उत्पाद। ये क्या है, उत्पाद है यानी कि प्रोडक्ट है। ठीक है, तो अभिकारक को हम कहाँ पे लिखते हैं, बाएं तरफ लिखते हैं, और उत्पाद को हम ये जो एरो है जो तीर का निशान है इसके किस तरफ लिखते हैं, दाएं तरफ लिखते हैं। ठीक है, ये है अभिकारक और उत्पाद। तो रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा हमने बताई, और रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले जो दो प्रकार की चीजें होती हैं, एक होता है अभिकारक और उत्पाद। ठीक है ना, यानी कि अभिकारक मिल करके किसका निर्माण करते हैं, दो या दो से अधिक अभिकारक मिल करके एक या एक से अधिक उत्पाद का निर्माण करते हैं। ठीक है, ये आप स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। कुछ हम उदाहरण लिख लेते हैं रासायनिक अभिक्रिया के। रासायनिक अभिक्रिया के उदाहरण, या लक्षण पहले हम देख लेते हैं। और रासायनिक अभिक्रिया के लक्षण, तो रासायनिक अभिक्रिया के लक्षण में क्या क्या आता है, पहला तो अवस्था में परिवर्तन, अवस्था में परिवर्तन। दूसरा क्या होगा, रंग में परिवर्तन। और तीसरा जो है हो जाएगा आपका, कह सकते हैं आप, तापमान में परिवर्तन, तापमान में परिवर्तन। चौथा जो है गैस का उत्सर्जन। ठीक है ना, ये है रासायनिक अभिक्रिया के लक्षण, यानी कि किसी भी प्रकार के रासायनिक अभिक्रिया में क्या क्या चीजें होती हैं, उसमें जो है अवस्था में परिवर्तन भी हो सकता है, उसके रंग में भी परिवर्तन हो सकता है, तापमान में भी परिवर्तन, और गैस का उत्सर्जन। यानी कि कोई रासायनिक अभिक्रिया जो है, मान लीजिए कि दो, हम रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, दो या दो से अधिक पदार्थ, यानी कि दो या दो से अधिक पदार्थ जो है मिल करके क्या करते हैं, एक या एक से अधिक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। तो जो अभिकारक हमने लिया है, यानी कि जब हमने दो या दो से अधिक पदार्थ जो लिया, या जो हमने अभिकारक लिया, तो अभिकारक में या किसी भी प्रकार के रासायनिक समीकरण में या रासायनिक अभिक्रिया में हम कह सकते हैं कि जो है पदार्थ, जैसे हमने दो लिया, तो अगर ठोस पदार्थ लिया है तो वो द्रव में परिवर्तित हो सकता है, द्रव लिया है तो गैस में परिवर्तित हो सकता है। ठीक है ना, इस प्रकार से अवस्थाओं में परिवर्तन होता है, उसके रंग में परिवर्तन होगा। अभिकारक का जो रंग हमने लिया था, ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया होने के बाद जो नए पदार्थ या उत्पाद का निर्माण होता है, उनके रंग में परिवर्तन हो सकता है, तापमान में भी परिवर्तन होता है। कभी कभी हमने देखा है कि जो है किसी दो चीजों को मिलाने पर क्या होता है कि उनका टेम्परेचर, उनका तापमान बढ़ जाता है। ठीक है, गैस का उत्सर्जन, कभी कभी क्या होता है कि रासायनिक अभिक्रिया में गैस का उत्सर्जन भी होता है। तो ये है रासायनिक अभिक्रिया के लक्षण, यानी कि अवस्था में परिवर्तन हो सकता है, रंग में परिवर्तन, ताप में परिवर्तन, और गैस का उत्सर्जन भी हो सकता है। इसके बाद हम कुछ देखते हैं उदाहरण कि रासायनिक अभिक्रिया के उदाहरण। रासायनिक अभिक्रिया के उदाहरण, तो रासायनिक अभिक्रिया के उदाहरण में जैसे एक तो जो है सबसे सिंपल सा है भोजन का पाचन, ये भी क्या है, एक प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है। दूसरा जो है आपका श्वसन, जो है श्वसन भी क्या है, एक प्रकार का जो है रासायनिक अभिक्रिया है। तीसरा हम कह सकते हैं दूध से दही का बनना, दूध से दही का बनना, ये भी हमारा क्या है, रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है।
ठीक है। उसके बाद जो है जैसे हम ये भी कह सकते हैं कि मैग्नीशियम रिबन पर मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत चढ़ जाना, ये भी जो है हमारा क्या है प्रकार से रासायनिक अभिक्रिया के उदाहरण है। तो इस प्रकार से हम बहुत ढेर सारे रासायनिक अभिक्रिया के उदाहरण ले सकते हैं। ठीक है, कहीं पे भी अगर अवस्था में परिवर्तन हो रहा है या उसके रंग में परिवर्तन हो रहा है या उसके तापमान में परिवर्तन हो रहा है या उस अभिक्रिया में गैस का उत्सर्जन हो रहा है, तो इसका मतलब वो कैसी अभिक्रिया है, रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है, ये था रासायनिक अभिक्रिया। इसके बाद हम देखते हैं कि रासायनिक समीकरण क्या होते हैं। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से, फिर हम देखते हैं रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण यानी कि केमिकल इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन, रासायनिक समीकरण। तो रासायनिक समीकरण जो है ये क्या है, तो इसमें जो है हम लिख लेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया को रासायनिक समीकरण के द्वारा निरूपित किया जाता है। रासायनिक अभिक्रिया को इसके द्वारा रासायनिक समीकरण के द्वारा निरूपित किया जाता है। ठीक है, उसके बाद फिर जो है रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों एवं उत्पादों रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों एवं उत्पादों को रासायनिक सूत्रों उनके रासायनिक सूत्रों एवं संकेतों या इसी को हम प्रतीकों भी कह सकते हैं, प्रतीकों के माध्यम से निरूपित करना क्या कहलाता है, रासायनिक समीकरण कहलाता है। ठीक है ना, यानी कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों एवं उत्पादों को रासायनिक उनके जो है रासायनिक सूत्रों एवं संकेतों या प्रतीकों के माध्यम से या प्रतीकों के रूप में निरूपित करना क्या कहलाता है, रासायनिक समीकरण कहलाता है। ठीक है, और ये जो प्रतीक होते हैं, प्रतीकों को जो है जो अभिकारक या उत्पाद के जो प्रतीक होते हैं, उन प्रतीकों को जो है हम किसके माध्यम से, प्रतीकों के जो अवस्था होती है, उनकी प्राकृतिक अवस्था होती है, उसको भी हम निरूपित करते हैं। यानी कि प्रतीकों के प्राकृतिक अवस्थाओं को भी निरूपित किया जाता है। प्रतीकों के
अवस्थाओं को भी निरूपित किया जाता है। जैसे कोई पदार्थ जो है कैसी है, सॉलिड है यानी कि ठोस है, तो उसके लिए हम जो प्रतीक लिखते हैं यानी कि जो अभिकारक या उत्पाद का जो प्रतीक लिखते हैं, उस प्रतीक के बगल में हम क्या करते हैं, कोष्ठक में यानी कि हम कह सकते हैं ब्रैकेट में, अगर वो सॉलिड है तो उसके लिए क्या लिख लेते हैं, स्मॉल एस। ठीक है। और अगर वो लिक्विड है, उसकी अवस्था जो है अगर लिक्विड है तो हम क्या लिखते हैं, स्मॉल एल लिखते हैं। और अगर जो है वो गैस है तो हम क्या लिखते हैं, तो हम स्मॉल जी लिखते हैं। ठीक है। और अगर वो एक्वस है यानी कि अगर जलीय विलयन है तो उसको हम स्मॉल ए स्मॉल क्यू के रूप में लिखते हैं। ठीक है। ये रासायनिक समीकरण जो है इसमें हमने लिखा कि रासायनिक अभिक्रिया को किसके, रासायनिक समीकरण के द्वारा निरूपित किया जाता है। रासायनिक अभिक्रिया को किसके द्वारा, रासायनिक समीकरण के द्वारा निरूपित किया जाता है। उसके बाद रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों एवं उत्पादों को उनके रासायनिक सूत्रों एवं संकेतों या प्रतीकों के रूप में निरूपित करना क्या कहलाता है, रासायनिक समीकरण कहलाता है। फिर इसमें जो प्रतीक हैं, प्रतीकों के प्राकृतिक अवस्थाओं को भी निरूपित किया जाता है। रासायनिक समीकरण में अभिकारकों एवं उत्पादों के प्रतीकों के अवस्थाओं को भी निरूपित किया जाता है। जैसे अगर वो अभिकारक या उत्पाद के जो प्रतीक हमने लिखा है, अगर वो अभिकारक या उत्पाद की अवस्था जो है कैसी है, सॉलिड है यानी कि ठोस अवस्था है, तो उसके लिए हम स्मॉल एस का प्रयोग करेंगे। अगर वो लिक्विड है तो स्मॉल एल का प्रयोग करेंगे। और अगर गैस है तो स्मॉल जी का प्रयोग। और अगर जलीय विलयन है, एक्वस सॉल्यूशन है, तो हम उसके लिए क्या लिखते हैं, स्मॉल ए क्यू का प्रयोग करते हैं। ठीक है। ये था आपका रासायनिक समीकरण। जैसे आपने जो है अभी हमने लिखा था, जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमने एक समीकरण लिखा जो कि है Mg 2Mg प्लस O2, क्या बनेगा 2MgO। ठीक है। ये हमने क्या लिखा है, एक रासायनिक समीकरण लिखा है। जैसे अभी इसी को हमने इस तरीके से लिखा होता, जैसे मान लीजिए लिख दे हम मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, उसके बाद यहाँ पे मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है ना। तो यहाँ पे हमने क्या किया, शब्दों में लिखा हुआ, यानी कि ये क्या लिखा हुआ है, ये है रासायनिक अभिक्रिया। और इसी रासायनिक अभिक्रिया को अगर हम रासायनिक समीकरण में लिखना चाहें तो इस रासायनिक अभिक्रिया में जो अभिकारक हैं और जो उत्पाद हैं, इनके हम रासायनिक सूत्र को, इनके संकेत या प्रतीक को हम क्या करेंगे, लिखेंगे। जैसे देखिए मैग्नीशियम का सूत्र क्या है या मैग्नीशियम का प्रतीक क्या है, Mg है, हमने लिख दिया Mg। ऑक्सीजन का प्रतीक क्या है, O है, तो हमने यहाँ O2 लिख दिया। ठीक है। उसके बाद मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है इसका सूत्र क्या होगा, MgO होगा, तो हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, MgO लिख दिया। तो ये हमारा क्या बन गया, एक प्रकार का रासायनिक समीकरण बन गया। ठीक है। और हमने बताया अभी कि रासायनिक समीकरण में जो प्रतीक होते हैं, रासायनिक समीकरणों में जो है प्रतीकों के प्राकृतिक अवस्थाओं को भी निरूपित करते हैं। तो इसको हम कहाँ पे, जैसे ये मैग्नीशियम है, ये मैग्नीशियम किस कैसी अवस्था है, ये सॉलिड स्टेट की है, यानी कि मैग्नीशियम के बगल में हम ब्रैकेट में क्या लिख देंगे, स्मॉल एस। मैग्नीशियम जो है ये कैसा है, सॉलिड है, तो हम ये क्या लिख देंगे, एस लिख देंगे। और ये O2 ऑक्सीजन क्या है, ऑक्सीजन एक गैस है, तो इसके बगल में हम क्या लिख देंगे, स्मॉल जी लिख देंगे। उसके बाद MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है ये भी कैसा है, सॉलिड है यानी कि ठोस है, तो इसके बगल में हम क्या लिख देंगे, स्मॉल एस लिख लेंगे। तो ये हमारा पूरा जो है क्या बन गया, एक रासायनिक समीकरण बन गया। ठीक है। और यही रासायनिक समीकरण अगर हमने इस तरीके से लिख दिया, यानी कि यहाँ पे Mg प्लस O2, यहाँ बना MgO। अब आप देखेंगे यहाँ Mg एक है, यहाँ Mg एक है। ठीक है। यहाँ पे ऑक्सीजन का कितना परमाणु है, 2 परमाणु है। ऑक्सीजन के कितने परमाणु है, 2 परमाणु है, लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन के एक ही परमाणु है। यानी कि ये जो रासायनिक समीकरण है, ये रासायनिक समीकरण जो है ये संतुलित नहीं है, ये संतुलित रासायनिक समीकरण नहीं है। तो अगर कोई समीकरण ऐसा है जो संतुलित नहीं है
तो उसे हम क्या कहते हैं, कंकाली समीकरण या ढांचा समीकरण कहते हैं। यानी कि ये जो है एक प्रकार का कैसा समीकरण है, ये है कंकाली या इसी को हम कहते हैं ढांचा समीकरण। ये कैसा समीकरण है, ढांचा समीकरण है। ये कैसा समीकरण, ढांचा समीकरण है। ढांचा समीकरण या कंकाली समीकरण का मतलब क्या होता है कि ऐसा समीकरण जो संतुलित ना हो। ठीक है, ऐसा समीकरण जो संतुलित ना हो उसे हम कहते हैं कंकाली समीकरण या ढांचा समीकरण। ठीक है, और यही समीकरण अगर हम संतुलित कर देते हैं, यहाँ पर 2 लिख देते हैं और यहाँ पर भी 2 लिख देते हैं, तो अब देखेंगे आपके यहाँ मैग्नीशियम कितना है, मैग्नीशियम के कितने परमाणु हैं, 2 परमाणु हैं, और ऑक्सीजन के कितने परमाणु हैं, 2 परमाणु हैं। यहाँ पर भी मैग्नीशियम के 2 परमाणु हैं और ऑक्सीजन के भी 2 परमाणु हैं। ये समीकरण हमारा कैसा समीकरण बन गया, संतुलित समीकरण। ठीक है, तो आगे आप कंकाली समीकरण या ढांचा समीकरण हेडिंग लिख लीजिएगा, उसके बाद लिख लीजिएगा कि ऐसा समीकरण जो संतुलित ना हो उसे हम कंकाली समीकरण या ढांचा समीकरण कहते हैं। ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से, फिर हम चलते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण। अगली हेडिंग है संतुलित रासायनिक समीकरण। संतुलित रासायनिक समीकरण यानी कि बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, संतुलित रासायनिक समीकरण। तो इस संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है, इसके पहले हमने ढांचा समीकरण या हम कह सकते हैं कंकाली समीकरण बताया। तो कंकाली समीकरण क्या है, ऐसा समीकरण जो संतुलित ना हो उसे हम कहते हैं ढांचा समीकरण या कंकाली समीकरण। संतुलित समीकरण क्या है कि इसमें जो है, इसके पहले आप 9th क्लास में आपने पढ़ा था एक जो है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। तो द्रव्यमान संरक्षण के नियम में क्या था, उसमें यही था कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्य को ना तो नष्ट किया जा सकता है और ना ही उत्पन्न किया जा सकता है। किसी रासायनिक समीकरण में द्रव्यमान को या द्रव्य को ना तो नष्ट किया जा सकता है और ना ही उत्पन्न किया जा सकता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि अभिक्रिया में जो है, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों का कुल द्रव्यमान जो है उस अभिक्रिया में उत्पादों के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। ठीक है ना, तो इसमें हम लिख लेंगे रासायनिक समीकरण में द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार, द्रव्यमान संरक्षण नियम के अनुसार किसी भी रासायनिक समीकरण में द्रव्य को ना तो नष्ट किया जा सकता है और ना ही उत्पन्न किया जा सकता है। द्रव्यमान संरक्षण का नियम जो है ये क्या कहता है कि किसी भी रासायनिक समीकरण में द्रव्य को ना तो नष्ट किया जा सकता है और ना ही उत्पन्न किया जा सकता है। ठीक है, अभिक्रिया में जो है या किसी भी अभिक्रिया में अभिकारकों का कुल द्रव्यमान उत्पादों के
द्रव्यमान के बराबर होता है। ठीक है ना। क्या हमने कहा कि किसी भी रासायनिक समीकरण में, रासायनिक अभिक्रिया में, या रासायनिक समीकरण भी आप लिख सकते हैं, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्य को ना तो नष्ट किया जा सकता है और ना ही उत्पन्न किया जा सकता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि अभिक्रिया में अभिकारकों का कुल द्रव्यमान उत्पादों के कुल द्रव्यमान के क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है। यानी कि प्रत्येक, आगे हम लिख लेंगे, प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या अभिक्रिया के पहले व अभिक्रिया के बाद में बराबर होती है। यानी कि जो तत्व के परमाणुओं की संख्या होती है वो अभिक्रिया के पहले व अभिक्रिया के बाद में कैसी होती है, बराबर होती है या बराबर रहती है। ठीक है। ये था संतुलित रासायनिक समीकरण। हमने क्या बताया इसमें कि द्रव्यमान संरक्षण नियम के अनुसार जो है किसी भी अभिक्रिया में, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्य को ना तो नष्ट किया जा सकता है और ना ही उत्पन्न किया जा सकता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि किसी भी अभिक्रिया में जो अभिकारक होते हैं, यानी कि अभिकारकों का कुल द्रव्यमान उत्पादों के कुल द्रव्यमान के बराबर होती है। या हम ये भी कह सकते हैं कि प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या जो है वो अभिक्रिया के पहले व अभिक्रिया के बाद कैसी होती है, बराबर रहती है। ठीक है ना। अभिक्रिया के पहले भी तत्वों की संख्या, यानी किसी भी तत्व में परमाणुओं की संख्या जो होगी वही जो है परमाणुओं की संख्या अभिक्रिया के बाद भी होती है। ठीक है। तो ये था आपका रासायनिक अभिक्रिया और रासायनिक समीकरण, उसके बाद संतुलित रासायनिक समीकरण। ठीक है। तो उम्मीद है ये आपको तीनों पॉइंट समझ में आए होंगे। वीडियो आपको कैसी लगी ये आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर कहीं पे कोई डाउट है तो आप उसे जरूर पूछें। ठीक है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर आप नए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब करें।